हमारा जो ये कार्यक्रम है दैनिक योगाहार निर्मल जैविक योग आदर्श ग्राम की कल्पना को लेकर स्वैच्छिक रूप से वर्चुअली माध्यम से आयोजित किया जाने वाला देश का एक अनूठा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज 798 दिवस के ऊपर अतिथि के रूप में हमारे बीच मार्गदर्शन के लिए उपस्थित होने वाले हैं श्री देवाराम जी पुरोहित। आप भाबर जिला बनासकांठा गुजरात के अंदर अपना एक गाय आधारित गौ आधारित उद्योग संचालित करते हैं। पूर्व में आप गौतीर्थ विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा संघ स्वयं सेवक रहे हैं, जिला प्रचारक रहे हैं और गौ माता के लिए समर्पित गौ से आर्थिक उन्नति किस प्रकार हो इस विषय के ऊपर वो भाई साहब अच्छा अध्ययन करते हैं। बढ़िया उनका अध्ययन है इसके ऊपर और वो अपना आज मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं श्री देवाराम जी पुरोहित जिसे अनुरोध करूंगा कि वह अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय देवाराम जी पुरोहित, जिन्हें हम प्यार से श्याम जी भी कहते हैं, श्री श्याम जी। भाई साहब आपका माइक म्यूट है, वैसे म्यूट है, म्यूट अनम्यूट कीजिए आप। अच्छा जी। जय गौ माता, सुप्रभातम। सुप्रभातम सुप्रभातम। हाँ, आज आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर मिला, इसके लिए आप सबका धन्यवाद और आपका आभार मैं मानता हूं कि आपने मुझे आपके बीच में बोलने के लिए योग्य समझा। और मुझे जो विषय दिया गया है कि गौ माता के अर्थ उपार्जन के लिए हम कैसे कर सकते हैं, उस विषय पर मैं अपनी प्रकाश डालूंगा। वैसे तो गाय के विषय में कुछ ज्यादा कहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी लोग गाय के बारे में जानते हैं। मातृ सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा, भारतीय अर्थतंत्र का मेरुदंड है गाय। गावो विश्वस्य मातरः, कई प्रकार से हमारे वेदों ने इसे अलंकृत किया है कि गाय सभी सुखों की देने वाली है। गाय भारतीय अर्थतंत्र का मेरुदंड है। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से गोमाता के विषय में हमारे शास्त्रों ने, संतों ने, हमारे अवतार जो हुए हैं उन्होंने भी गोमाता की सेवा की है और गो सेवा का संदेश पूरे जगत को दिया है। गाय ने मानव जीवन को नवरूप प्रदान किया है, इसीलिए हमारे ऋषियों ने इसे मां का नाम दिया है। यह स्पष्ट है कि गोमाता सर्वविधि संपूर्ण सृष्टि में कोई जीव है कि पूरी सृष्टि का पोषण करती है तो वो है हमारी पूज्य गोमाता। अब यह विषय ये आता है कि भाई मैं आज की परिपाटी की बात करूं। वर्तमान समय में गाय निराश्रित है। गाय घरों से बाहर निकलकर गलियों में आ गई है और गलियों से आज के हमारे हिंदू समाज में अभी भी गोमाता के प्रति आस्था है। उस आस्था के कारण गौशालों में आ गई है, लेकिन परिवारों में से निकल चुकी है। अब यह हम ये कहें कि भारतीय अर्थतंत्र का मेरुदंड है गाय, अर्थ उपार्जन का सबसे महत्वपूर्ण साधन गाय थी हमारी, और आज गाय लोग छोड़ रहे हैं। तो उसका मूल विषय यह है, उसका मूल कारण यह है कि हम गाय की पूरी संपत्ति को या वैज्ञानिक रूप से या वेदों के आधार पर गाय को समझ नहीं पा रहे। केवल दूध के माध्यम से ही उसका अर्थ हमें मिल रहा है, इतना ही समझ पा रहे हैं। उसके आगे गोबर है, गोमूत्र है। गोबर गोमूत्र के अलावा भी प्रत्यक्ष गोमाता की उपस्थिति ही बहुत कुछ देती है। लेकिन इस पर हमारे वर्तमान परिपाठी में कोई मूल्य नहीं है या मूल्यवर्धन हुआ नहीं है। अब विषय ये आ रहा है कि भाई इतना सब कुछ है, गाय सब कुछ देती है, गाय आरोग्य की जननी है, गाय संस्कारों की जननी है, गाय को सब तरह से अलंकृत किया गया है,
फिर भी गाय आज लोग घर में क्यों नहीं रख रहे हैं, या समाज उससे दूर क्यों होता जा रहा है? आज हमको दिख रहा है कि गौशाला में गायों की संख्या बढ़ रही है, संख्या गौशालाओं की बढ़ रही है, गौशाला में गायों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मूल रूप से गाय का स्थान किसान के घर में है। तो किसान के घर में गाय का स्थान है, और आज वो स्थान गौशालाओं में या गलियों में जा रहा है। घर से गाय की जगह अन्य पशु आ रहे हैं। भैंस तो पहले थी, लेकिन एक श्वेत क्रांति के स्वरूप में क्रॉसब्रेड गाय, संकर गाय यहाँ भारत में आई, और हमारे देशी गाय का स्थान वो लिया, गाय का नाम वो दिया। हालांकि वो देशी गाय जो संकर क्रॉसब्रेड गाय है, वो गाय नहीं है, वो गाय जैसा एक पशु है। अब विषय यहाँ एक और आ रहा है। कई लोग, अभी कल चर्चा हमारी चल रही थी, बताएं साहब गाय इतनी अमूल्य है और गाय का इतना वर्धन मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, गोमूत्र में ये ताकत है, गोबर में ये ताकत है, फिर भी तो उसका मूल्य सबको क्यों नहीं मिल रहा है? साथियों, सज्जनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुत दूर नहीं, अगर मैं 100 साल पीछे चला जाऊं, हम लोग 100 साल के पीछे का इतिहास टटोल लेवे, तो राजा रंक सबके यहाँ गाय थी, और जिसके पास में अधिक गोवंश था वो अधिक धनवान माना जाता था, अधिक वैभवशाली वही माना जाता था जिसके पास में अधिक संख्या में गाय थी, गोवंश था। यानी कि अभी मैं एक कोई पढ़ रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति के सामने 30 गोवंश था, एक व्यक्ति के सामने 30 गोवंश था। और आज के अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो 30 व्यक्ति के सामने अभी एक गाय नहीं है, या एक गोवंश, बछड़ा बछड़ी कोई भी कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक के बराबर 30 भी नहीं है, जो एक मतलब अभी 30 के बराबर एक नहीं है, पहले में एक के बराबर 30 था। यानी कि समाज में हर वर्ग को इतनी संख्या में गोवंश था, तो हर वर्ग को, राजा हो या रंक, सबको पर्याप्त मात्रा में गव्य मिलते होंगे, पर्याप्त मात्रा में हमारी धरती माता को गोबर मिल रहा होगा, क्योंकि इतना सारा गोवंश था तो मिलता ही था। मैंने देखा है, मेरे प्रत्यक्ष, मैं किसान का बेटा हूं, मैं बहुत पुरानी बात नहीं, 25 साल पहले की बात कर रहा हूं, मेरी आयु 50 साल की है, 25 या 30 साल हुए होंगे अधिकतम। 30 साल पहले मेरे गांव में जब बारिश होती थी, तो गांव का एक हिस्सा, कभी पश्चिम दिशा में, कभी पूर्व में, कभी उत्तर में, ऐसा एक हिस्सा में बुआई नहीं होती थी, और उसमें ये कहा जाता था कि ये क्षेत्र जो है इस बार गोवंश के चरने के लिए है। मतलब गौ माता उस क्षेत्र में जाती थी, अपना पोषण भी करती थी, और धरती माता का पोषण करा, मतलब गोबर गोमूत्र उनको दे जाती थी। यानी कि धरती माता का मूल खुराक जो है वो गोबर और गोमूत्र है। वैसे गाय और कृषि एक दोनों के पूरक है, गाय के बिना कृषि संभव नहीं है। हालांकि कृषि ही नहीं, कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, वैश्य, कर्म, स्वभावजनम, कृषि हो, गोरक्षा हो और व्यापार, ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। व्यापार भी गाय के बिना संभव नहीं है, कृषि भी गाय के बिना संभव नहीं है। यानी कि मेरा कहने का भाव यह है कि पूर्व काल में इतनी संख्या में गोवंश था, तो अलग से गाय के गव्यों के बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। हालांकि हमारे सारे आयुर्वेद के ग्रंथ ये कहते हैं कि विष का शोधन का कार्य, विष का शोधन का कार्य गोमूत्र के द्वारा ही होता था। आप संख्या बिलुमा नाम की औषधियों के नाम सुने होंगे, तो जितने भी विषैली औषधियां हैं, उन औषधियों को गोमूत्र में रखने के बाद में वो औषधि लेने योग्य बन जाती थी। यानी कि गोमूत्र में विष शोधन करने की सामर्थ्य है, ये पूर्व काल से प्रमाणित है। तो आज हमें ये आवश्यकता, क्योंकि उस समय तो गोबर गोमूत्र खूब था, इतनी संख्या में गायें थी, तो सबको दूध दही छाछ भी पर्याप्त मात्रा मिल रहा था। किसी को, हमारे यहाँ दूध छाछ बेचने का स्वभाव ही नहीं था। छाछ तो पूरे परिवार में, गांव में फ्री में दी जाती थी, कभी छाछ का पैसा लेते ही नहीं थे लोग। यानी कि इतनी संख्या में हमारे पास में उपलब्ध था गोमाता का, गोमाता है गोवंश और गो गाय के गव्य, तो स्पेशल अलग से कुछ लिखने की आवश्यकता उनको रही नहीं, क्योंकि प्राप्त उपलब्ध था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये श्वेत क्रांति आई और हमारी गोमाता का स्थान अन्य पशु ने ले लिया आज, और बैल का उपयोग भी खत्म हो गया। यानी कि पूर्व काल में गाय का घी दूध से अपना घर चलता था, और जो बैल थे, बैल से अपना व्यवहार चलता था। इस कारण
हमें अन्य वस्तु विनिमय का प्रावधान था, हमारा पैसा बीच में था ही नहीं, वस्तु के सामने वस्तु मिलती थी। तो इसलिए गाय का घी लेके जाते थे बाजार में, तो उसके सामने अपने सामान मिल जाता था। बैल था, जो बैल अगर 2-4 जोड़ी बैल बेचते थे, बैल अपने खेत में चलता था। यानी कि गाय ही अर्थ उपार्जन का साधन थी, चाहे वो व्यापार करना हो, खेती करनी हो, शरीर के लिए स्वास्थ्य चाहिए। और आज ये हुआ कि गाय के स्थान पर अन्य पशु ने जगह ली, बैल के स्थान पर मशीनें आ गई। फलस्वरूप ये हुआ कि जैसे जैसे गोवंश हमारे से, भारतीय देशी गोवंश की बात कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे हमारे बीच में से, हमारे समाज में से गोवंश कम होता होता गया, वैसे वैसे हमारे अंदर, हमारे शरीर में ही नहीं, मन में भी विकार आना शुरू हो गया। क्योंकि इस सृष्टि पर सात्विकता की सर्जन पूज्य गौ माता ही है। गाय के गव्य अगर हमें नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो दूध के रूप में मिलते हो, छाछ के रूप में मिलते हो, घी के रूप में मिलते हो, गोमूत्र गोबर के रूप में मिलते हो, अगर वो हमें शरीर में नहीं मिलेंगे तो निश्चित रूप से मन में भी विकार आएगा, शरीर में तो आएगा ही। आज आप कल्पना नहीं करेंगे, हर 10वां आदमी B12 की कमी उसमें झलक रही है। 40 साल के ऊपर की आयु के व्यक्ति को आप देख लो। आपने ये जो पतंजलि के माध्यम से सबको योग के साथ साथ निरुक्ता मिल रही है, मैं बहुत ही अपने आप को एक सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में मुझे आज यहाँ खड़ा रहने का मिला कि एक पतंजलि ने जो विषय चलाया है कि अपना योग का विशेष करके, योग के साथ निरोग, तो ये योग में भी शरीर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन गव्य नहीं मिला, गव्य पदार्थ हमारे शरीर में नहीं गए तो मन में सात्विकता नहीं आएगी। इसलिए आप सभी सज्जन पुरुष यहाँ के साथ आज मुझे मिलने का अवसर मिला है, तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन प्रकार से गाय के गव्यों को समझना पड़ेगा। और यदि उसे समझा जाए आज भी, तो गोमाता अनंत वैभवशाली और अनंत वैभव प्रदान कर सकती है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, विषय बहुत लंबा हो जाएगा, समय का मुझे एक लिमिटेशन दिया हुआ है, तो बहुत लंबा न जाके मैं मूल बात पर आऊंगा कि आज जो गाय का, जैसे मैं मशीन के का स्थान, बैलों के स्थान मशीन ने ले लिया, और गाय का स्थान अन्य पशुओं ने ले लिया, तो अब उसका फल हम सब देख रहे हैं। मन में जब, जहां हमारे 25-25 लोग एक साथ रहते थे, मतलब दादा पोता तक साथ में रहते थे, आज 2 भाई साथ में नहीं रह पा रहे हैं। उसका कारण भी सात्विक अन्न की कमी है या गो गव्यों की कमी है, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्योंकि कई संतों के श्रीमुख से और शास्त्रों में मैंने पढ़ा है कि सृष्टि पर सात्विकता के सर्जक पूज्य गो माता ही है। तो हमारी धरती माता को भी सात्विक रखना है और हमें सात्विक रहना है, तो हमें अपने अंदर गव्य लेना है और धरती माता को गोबर गोमूत्र का पान कराना है। तो आज साथियों में अभी कह रहा था कि हर 10वां व्यक्ति B12 की कमी से ग्रस्त है, उसको आज डॉक्टर के पास जाएगा, हर 10वां आदमी B12 से है। और मैं अगर 40 साल से ऊपर की उम्र देखूंगा तो हर तीसरा व्यक्ति डायबिटीज और BP का पेशेंट है ही, हर तीसरा व्यक्ति है। तो इसका कारण क्या है? कारण भी स्पष्ट है। हमारा जो गोबर है गोमाता का, मैं भारतीय देशी गोमाता की बार बार कह रहा हूं कि मैं भारतीय देशी गोमाता की ही बात कर रहा हूं। भारतीय देशी गोमाता के गोबर में अढळक, मतलब अढळक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में B12 है, किसमें? गोबर में। तो क्या होता था कि गोबर हम खेत में देते थे तो खेत को B12 मिलता था, उसको धान्य उत्पन्न हुआ, अन्न फल सब्जियां जो उत्पन्न होते थे और वो हमें वापस मिलते थे। तो B12 हमें गोबर के माध्यम से धरती में जाते थे और धरती में जो धान उगता था, सब्जियां उगती थी, उसके माध्यम से हमें मिलता था। आज देसी गोमाता का गोबर रहा ही नहीं, आज गोबर की जगह DAP यूरिया आ गया, अन्य पशुओं का मल मूत्र उसमें आ गया। साथियों ये सारे कारण है, ये मूल कारण है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज दुर्भाग्य हमारा यह है कि शासन भी, समाज तो कर ही रहा है, शासन भी समझते हुए भी गोबर गोमूत्र पे जो एक विशेष प्रकार से रिसर्च होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। हालांकि अभी मैं पिछले 1-1.5 वर्ष से देख रहा हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें विशेष रुचि ले रहे हैं, प्राकृतिक खेती और गोबर गोमूत्र के बारे में। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कमी है, अभी भी इसके लिए एक विशेष कार्य होना चाहिए। जो गोबर गोमूत्र में संपत्तियां हैं वो समाज के सामने आनी चाहिए और उसका उपयोग होना चाहिए। कई लोगों ने रिसर्च पेपर भी लिख दिए हैं
कि गौमूत्र में ये है, ये वो है, लेकिन रिसर्च पेपर भी एक बुक में बाइंड होकर के एक विश्वविद्यालय के स्टोर में या जिन्होंने पेपर निकाला उसके एक बॉक्स में पैक हो गया है। साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी जर्नी 1957 से गौ माता के बीच में हुई है। पूज्य संतों के सानिध्य में मैं आज आपके सामने जो बात कर रहा हूँ उन्हीं की कृपा है। तो आज 25 सालों से जो मैं देख रहा हूँ, मुझे जो गौमूत्र में जो एक सामने संभावनाएं दिख रही है, आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि बनासकांठा भाबर में हमने एक गौमूत्र की डेयरी स्टैब्लिश की है। गौमूत्र की डेयरी, दूध की डेयरियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन गौमूत्र की डेयरी हमने स्थापित की है और वहां से 5 रुपए लीटर गौमूत्र ले रहे हैं और किसान को एक गाय से 50 रुपया गौमूत्र के माध्यम से दे रहे हैं। और गौमूत्र के अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो उसमें संपत्ति है, अगर मैं उसका आंकलन करूं या उसकी वैल्यू मुझे पूरी मिलने जब लग जाएगी, तो मैं ये गौमूत्र आज जो 5 रुपए लीटर ले रहा हूं, ये मेरे हिसाब से 100 रुपया भी कम होगा, क्योंकि गाय के मूत्र में ये एकदम एविडेंस के साथ मैं कह सकता हूं, मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, 1 लीटर गौमूत्र में 20 मिलीग्राम तक, 20 से 25 मिलीग्राम सोना है। आप ध्यान रखिए, आप सब आयुर्वेद और योग से जुड़े हुए लोग हैं। सोना की ताकत क्या है? शरीर के क्रश शरीर को, कमजोर शरीर को मजबूत करने के लिए, मतलब सोना जैसी इम्यूनिटी किसी भी धातु में नहीं है। आज जितने भी आयुर्वेद की अगर वैद्य कोई इसमें हो और सुन रहे हो मेरी बात को, तो ध्यान दीजिएगा, जो सोना की भस्म है वो पैरालिसिस व्यक्ति को भी ठीक कर लेता है। मतलब एकदम नर्वस सिस्टम में भी कोई कमजोरी है तो सोने की भस्म उसको दी जाती है। और ये सोना आपका प्राकृतिक रूप से गौमूत्र में है। जो व्यक्ति गौमूत्र का पान करेगा, गौमूत्र की घनवटी का पान करेगा, तो उसको निसंदेह गौमूत्र मिल रहा है। हाँ, हालांकि गौमूत्र लेने के अलग अलग तरीके हैं, वो वैद्य की सलाह के अनुसार ले। हम भी यहाँ, मैं नेचुरोपैथ हूँ वैसे, तो आप हमें भी गौमूत्र के बारे में कोई, हालांकि आप पतंजलि से जुड़े हुए हैं तो गौमूत्र के बारे में सारी जानकारी आपको होगी भी। तो गौमूत्र में सोना है और गौमूत्र लेने से आपको सोने की ताकत मिलती है। सोने के अलावा उसमें पोटेशियम भी है। पोटेशियम आपने सुना होगा, पोटेशियम ये खेती के लिए खेतों में डालते हैं, जमीन के लिए विशेष करके। और पोटेशियम भारत में 1 किलो भी नहीं बनता है। भारत में पोटेशियम 1 किलो भी नहीं बनता है। और ये पोटेशियम पूरा पूरा बाहर से, विदेश से आयात होता है, इंपोर्ट होता है। तो साथ ही मुझे आर्थिक इकोनॉमी के बारे में बताया गया था कि मुझे बात करनी है, तो अगर मैं सारे देश की अभी वर्तमान में जो गौमाता है उनका भी गौमूत्र ले लूं, तो सारे गौमूत्र का, यानी कि गौमूत्र भी कितना है, 1% पोटाश है पूरे 1 लीटर गौमूत्र में। 1% पोटाश है। गौमूत्र का जो हम सॉलिड बनाएंगे तो 3% सॉलिड निकलेगा। उस 3% सॉलिड में से 1% पोटाश है और बाकी सारे, मतलब उसमें कॉपर भी है, सल्फेट भी है, आपके सोना भी है, चांदी भी, ये सारी चीजें है इसमें, प्रत्यक्ष इसमें है। और हमने, हमारी बहुत सारी एक टीम है रिसर्च की, जिसमें पीएचडी केमिस्ट्री के लोग हैं, एमए भाई माइक्रोबायोलॉजिस्ट लोग हैं। मैं आपको कहूंगा कि मेरा एक बेटा भी एमएससी बायोटेक है और वो इसी गौमूत्र पे ही पीएचडी कर रहा है। तो यानी कि आगे बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, हमारे अलावा भी बहुत सारे टीम में, हम ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। पतंजलि ने भी बहुत बड़ा काम किया है। तो मैं आप सबसे आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि हमें गौमूत्र की जो संपत्ति है, जो हमारे वेदों ने कहा है कि अर्थतंत्र का मेरुदंड है गाय, और गाय सभी सुखों की देने वाली है, तो ये एकदम हो सकता है। मैं आगे भी आपसे चर्चा करता रहूंगा, किसी भी के मन में कोई आए तो बात कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप और हम मिलकर के पूरे देश में जिस तरह से दूध का व्यवसाय चलता है, गांव गांव में दूध के संकलन केंद्र है, हर 50 किलोमीटर पे एक दूध का प्रोसेस सेंटर है, वैसा ही हम गौमूत्र के सेंटर पे पूरे देश में खोल सकते हैं। क्योंकि आज हम जो काम कर रहे हैं, अपनी जो डेयरी है उसमें 1500 लीटर गौमूत्र पड़े आ रहा है। मैं पतंजलि की बराबरी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अभी नेक्स्ट प्लांट हमारा 5000 लीटर का है। और फिर हर तहसील लेवल पर जिस तरह से दूध का व्यवसाय है, उसी प्रकार हम गौमूत्र का व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप सब लोग मिलकर के हम सहयोग करेंगे। हम पूरे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अर्थ को इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, अगर जुड़ते हैं तो देश में एक नई क्रांति, नई दिशा मिल सकती है। क्योंकि गौमूत्र आपको, जो आज जंतुनाशक दवाएं, यानी कि हमारे शरीर में जो कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, मतलब बहुत सारे, मैं बीमारियों का नाम नहीं कह पाऊंगा, बहुत सारा, यानी सब जगह व्यापक मधुमेह और करका, सब जगह व्यापा ही मधुमेह अरु करका, मिटई पान थे गौमूत्र अर्का, ऐसा हमारे कवियों ने कहा है। लेकिन ये बात प्रमाणित हमने की है कि आप डायबिटीज,
डायबिटीज के लिए हमने गोमूत्र से टैबलेट बनाई है, हालांकि पूज्य स्वामी जी पतंजलि बना रहे हैं बहुत मधुबन अंतकवटी। हमारी जो गोमूत्र की टैबलेट बनी है डायबिटीज की, आप कल्पना नहीं करोगे कि उस आज डायबिटीज अगर किसी को हो जाती है तो डॉक्टर सीधा ये कहेगा कि आपको डायबिटीज हुई है तो डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा, डायबिटीज आप मिट नहीं पाएगी। लेकिन हमारा गोमूत्र में वो ताकत है कि आपकी डायबिटीज भी खत्म कर देगी, आपकी बीपी भी खत्म करेगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी खत्म करेगी, यानी कि शरीर को एक नई ताकत देने की, यानी सीधी सीधी बात है जो हमारे वेदों ने कहा है, आयुर्वेद के शास्त्रों ने कहा है कि गाय का मूत्र विष का शोधन करने की ताकत गाय के मूत्र में ही है। कितने भी विषैली औषधि को यदि शोधन करना है तो वो शक्ति केवल और केवल भारतीय देशी गोमाता के गोमूत्र में है। ये एकदम प्रमाणित है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं शंका का स्थान नहीं है। आप भी अपने रिलेटिव वाले उसमें कहीं किसी को भी जोड़ सकते हैं कि डायबिटीज कैसे मिट सकती है, कैंसर कैसे मिट सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पास जो व्यक्ति आते हैं वो लास्ट में आते हैं कि अब तो भाई कोई हमारा चारा नहीं है, जब मरने की स्थिति तब आते हैं, पहले नहीं आते। मैं तो ये कहता हूँ कि गोमूत्र एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो एनाउंसर है। एनाउंसर यानी कि वो जिसके भी साथ चला जाएगा उसकी ताकत बढ़ा देगा। आप कैंसर की दवाई ले रहे हो, बीपी की ले रहे हो, डायबिटीज की ले रहे हो, उसके साथ में गोमूत्र का सेवन जरूर करें, वैद्य की सलाह जरूर ले लें किस पर ले। तो उससे क्या होगा, आप जो दवाई ले रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर एंटीबायोटिक दवाइयां या जो इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से दवाइयां हैं, कैल्शियम की, आपके प्रोटीन की, विटामिन की, उस दवाइयों के साथ भी अगर गोमूत्र की गोली या गोमूत्र अर्क या जो प्रमाण में लिया जाए तो उस दवाई का रिएक्शन जो हमारे शरीर में आएगा वो नहीं आएगा और उस दवाई की ताकत भी बढ़ जाएगी। तो हम लोग गोमूत्र में जो संपत्ति है, जो गोमूत्र में जो संपदा है, उस संपदा के माध्यम से हमारी जो खेती है, सबसे बड़ी चीज खेती में जो हम जंतुनाशक या ये जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, आज कितने सारे ब्रांचे हो गए पेस्टिसाइड भी, 10 लाख करोड़ से ऊपर का व्यापार हमारा पेस्टिसाइड का है देश में। तो पेस्टिसाइड का खत्म करने का रास्ता भी हमारे गोमूत्र के पास में है। मैं आज एक और हमने अभी जो रिसर्च हमारा पिछले साल से चल रहा है, पोटैटो में भी जैसे हमारे अंदर कैंसर आ रहा है, वैसे पोटैटो में एक रोग है, स्कैब रोग आता है। जो अब पोटैटो बोते हैं तो पोटैटो के ऊपर एक दाग पड़ जाता है, वो जमीन जन्य फूग है। उस फंगस का कोई इलाज नहीं है, अब तक सारे फंगिसाइड डाल दिए गए हैं, लेकिन ये स्कैब का रोग धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। स्कैब क्या है, जिस पोटैटो को स्कैब मतलब ऊपर की दाग पड़ जाता है, अगर स्कैब हो गया तो उसका पैसा बाजार में आपको नहीं मिलेगा। यानी कि अगर 10 रुपए किलो पोटैटो बिक रहा है तो स्कैब वाला पोटैटो आपको 2 रुपए किलो बिकेगा, क्योंकि उसकी उम्र कम हो जाएगी, वो ज्यादा टिक नहीं पाएगा। हमारे घर में भी आता है तो हम उसको ऊपर से काट के फिर सब्जी बनाते हैं, इसलिए। और उसका समाधान भी हमारे गोमूत्र में है। मैं आपको बताते हुए गौरवान्वित तो हो रहा हूं कि उसका समाधान भी गोमूत्र में है। हमारी जो गोमूत्र की डेयरी धेनु प्रसाद एग्रोवर्ट प्राइवेट लिमिटेड बनासकांठा में है, वो एक प्रोडक्ट बना रही है जिस प्रोडक्ट के माध्यम से उस स्कैब का रोग भी खत्म किया जा सकता है। यानी कि मानव शरीर में हो या अन्य हमारे जो उत्पाद हो रहे हैं, सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, उसमें जो रोग हो रहे हैं, उस रोगों का समाधान भी गोमूत्र में है। इसलिए आज इस सभा में आप सबसे मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि गोमूत्र के विषय को समझा जाए और इसको एक ग्लोबल पटल पे लाया जाए। मैं आप सबके माध्यम से पूज्य रामदेव बाबा जी और पतंजलि की जो रिसर्च की टीम है, उनसे भी आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि आप लोग गोमूत्र के बारे में आगे बढ़े और हम लोग हर तरह से इसकी किस तरह से बनाए। मेरी जर्नी जैसे इसमें 25 वर्ष की है, मैं बाबा जी से भी कई बार मिला हूं, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं मिलना हो पा रहा है। ये 6 वर्ष हो गए हमारी डेयरी चल रही है। यानी कि ये मैं कह सकता हूं कि गोमूत्र में ये सृष्टि में जो विष व्याप्त हो रहा है, विष फैल रहा है, हमारी श्वास में भी विष है, शरीर में तो है ही, धरती माता में, श्वास में है। आज देखो अनावृष्टि, अतिवृष्टि, गर्मी में बारिश है, बारिश में गर्मी है, मतलब सारा मौसम ही परिवर्तन हो रहा है। उसका मूल कारण गोमाता स्वस्थ नहीं है और उनकी उपस्थिति यानी कि उसकी संख्या कम हो रही है। जैसे जैसे गोमाता इस सृष्टि प्रकृति का ही स्वरूप है। आप देखिएगा, आपने ध्यान दिया होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक या उधर हम कच्छ से बंगाल तक, पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, हम कहीं भी चले जाएं, हर 50 किलोमीटर के बाद में गोमाता के स्वरूप में, उसके कद में, उसकी लंबाई चौड़ाई में थोड़ा फर्क दिखेगा। इसका अर्थ यह है कि गोमाता प्रकृति का ही स्वरूप है और जहां जैसी प्रकृति है वहां वैसी गोमाता है। इसलिए गोमाता का न होना प्रकृति का
मैं कहूंगा प्रकृति के साथ एक अनादारी होगा, क्योंकि गाय के बिना प्रकृति जीवित रह ही नहीं सकती। प्रकृति जीवित, सृष्टि जीवित नहीं रहेगी तो हमारा जीना संभव कैसे हो सकता है? हमारा जीना संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हम लोग इस स्तर के लोग, आप लोग सभी जो है इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, योग करने वाले लोग हैं, समाज को एक दिशा देने वाले लोग हैं, तो गाय प्रकृति का स्वरूप है, इसको समझा जाए। और इसके जो मतलब जैसे दूध हम बेचते हैं ना, तो दूध डेयरी वाला हमको दूध का पैसा नहीं देते हैं, वो दूध के अंदर एक तत्व है फैट और एसएनएफ, उसका पैसा देते हैं। तो गोमूत्र का पैसा हमको नहीं मिलेगा, हमको चाहिए भी नहीं। गोमूत्र के अंदर जो संपत्ति है, उसमें जो सोना है, उसमें पोटाश है, उसमें कॉपर है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो हमने रिसर्च कराया है पूरी, मैं रिसर्च पेपर अभी हाथ में लेके नहीं बैठ पाया। अभी मैं भी बाहर से, अहमदाबाद से आया हूँ, या गांव में हूँ अभी, तो मैं आपको बता सकता हूँ। और कभी भी कोई भी व्यक्ति इसमें से अगर मेरे से सवाल करेंगे तो मैं उसका आपको जवाब भी दूंगा कि कैसे हो सकता है। ये बहुत ही सहज तरीके से गोमूत्र की जो संपदा है, मैं गोबर को, दूध को एक तरफ रखता हूँ, क्योंकि आज गोबर का उपयोग भी हो रहा है, भले कोई किसी को ऊपर नीचे हो रहा है। अभी कोई बता रहे थे कि मोबाइल सिम बेचते हैं, फोन के अंदर एक एंटी एडिक्शन मोबाइल मेरे फोन में लगी हुई है, उस सिम के माध्यम से 50,000 रुपए किलो गोबर का मिल जाएगा, लेकिन वो बिकेगा कितना? मैं तो ये कह रहा हूं कि गोबर पूर्ण रूप से धरती माता का खुराक है, उसको अच्छे से कंपोस्ट करके धरती माता में दिया जाए। दूध का कोई 40 रुपए बेचता है, कोई 400 रुपए बेचता है, लेकिन गोमूत्र कहीं भी नहीं बिकता है। गोमूत्र ज्यादा घर में पड़ता है तो वो स्थान भी खराब करता है। आज गोमूत्र की डेयरी मैंने पहले ही बात को बताया कि 50 रुपए प्रति गाय के अनुसार मतलब हिसाब से 5 रुपए लीटर से हम गोमूत्र का आज दे रहे हैं। और ये इसको हम विशाल, जिस तरह से अमूल डेयरी काम कर रही है, जिस तरह संकलन कर रही है, वैसा ही हम लोग भी आगे आप सबका स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षा तो रखता ही हूँ, क्योंकि आप सभी बुद्धिजीवी और योग्य लोग इसमें है, जुड़े हुए हैं। और पतंजलि परिवार तो एक बहुत बड़ा परिवार है, तो ऐसा सबका सहकार और सहयोग मिलता है तो हम लोग देश में गोमूत्र के बारे में बहुत ही बड़ा व्यापार भी हो सकता है। और व्यापार तो होगा ही, व्यापार के साथ साथ में सृष्टि के संरक्षण की बात कर रहा हूं, क्योंकि बिना गाय की सृष्टि सुरक्षित रह ही नहीं सकती है। क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसा जीव है जो संपूर्ण रूप से सृष्टि का पोषण करने में सक्षम है, वह है हमारी गोमाता है। बस समझना आवश्यक यह है कि आज जो किसान गाय से दूर होता जा रहा है, तो उसको नजदीक कैसे लाना है, उसके लाने के लिए हम भावनात्मक विषय, एक ठीक बात है, हमारी भावना गोमाता के साथ है, वो रहेगी। लेकिन पहले ही मैंने कहा कि गाय अर्थ का आधार है, तो गाय के माध्यम से अगर उनको पैसा मिलना लग जाएगा तो सहज किसान रख लेगा। बात, लोग भैंस भी तो रख रहे हैं, क्रॉस संकर गाय भी रख रहे हैं ना, उसके पीछे का रीजन है कि उनको उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो उससे भी ज्यादा पैसा हम गोमूत्र के माध्यम से किसान को दे सकते हैं। और गाय दूध जो है ना, ये आप देखेंगे, ये जो मेरे घर में ये लगा हुआ है वॉलपेपर, ये भी गोबर से बना हुआ है। तो गोबर से भी बहुत सारे उद्योग हो सकते हैं, गोमूत्र से भी बहुत सारे उद्योग हो सकते हैं। गोमूत्र बहुत बड़ी संपदा है, तो लोग सभी मिलकर के, और भी हालांकि मैं इस विषय को बहुत लंबा विषय ले सकता हूँ, और लंबी जिस तरह से आप बताना चाहे उस विषय में कह सकता हूँ। लेकिन आज मुझे दिख रहा है कि सृष्टि के विष का शोधन के लिए कोई साधन है तो वो हमारी पूज्य गौ माता का गोमूत्र है। गोमूत्र पर हम और क्या विषय रख सकते हैं, मैं आपके जो आयोजक है उनसे निवेदन करूंगा कि आपने मुझे आधा घंटा बोलने के लिए बोला था, तो आधा घंटा हो चुका है। और अपने जो भी लोग मुझे कोई सवाल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं सहज, आप इस विषय में। मैं क्वेश्चन ही नहीं, मैं तो आप सबसे कहूंगा कि हम लोग इसमें जुड़ करके और आगे काम कैसे कर सकते हैं वो बताइएगा। हम लोग आप पूरे देश भर में, यानी कि हमारी एक अच्छी R&D की टीम इसमें और काम कर रही है, तो आप बताइए, आप हाथ ऊंचा कर रहे हैं, आप बताइए जो भी आपका हाथ रेस हो रहा है, तो हम आगे चर्चा करेंगे। जय गौ माता। जी बने सिंह जी। जी जी, आदरणीय सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। साथ में आज के मुख्य अतिथि जी देवाराम जी को भी साथ दंडवत प्रणाम, क्योंकि गौ माता के बारे में ऐसा सब्जेक्ट उन्होंने बोला है जैसे मेरे मन की बात उन्होंने पूरी बता दी है सदन को।
आपसे निवेदन ये था मेरा कि जैसे अपन गौ माता का गौमूत्र किसानों से कलेक्ट करना चाहेंगे तो उसमें किसान यदि पानी मिला देता है तो उसमें ऐसा कोई यंत्र है अपने पास जो पानी की परीक्षा अपन कर सकते हैं? भाई साहब, मैं आपको कहूंगा कि हम अभी विज्ञान के युग में बैठे हैं। हम विज्ञान के युग में है, ये सारे मैकेनिज्म संभव है और हमने कर चुके हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं चेक कर सकते, कर सकते हैं। जी। और साथ ही कौन कौन सी गाय का गौमूत्र अपन ले सकते हैं, जैसे गिर नस्ल की गाय है या भारतीय गोवंश देसी नस्ल की गाय है, किन किन गोवंश का अपन? मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि भारतीय देशी नस्ल की सभी गाय, चाहे वो पहाड़ों की है, चाहे मैदान की है, या किसी भी रेगिस्तान की है, कहीं की भी गाय, भारतीय गाय पूरे देश भर में जो भारतीय गाय जैसे गलकंबल है और पीछे उनका ठुडू है, वो देशी गोमाता का गोमूत्र सभी ले सकते हैं। जी जी। और एक ग्राम पंचायत में और यूनिट एक बात लगाने और के लिए बता कितना दूं, खर्च? जी ये ग्राम अभी प्रारंभ में ग्राम पंचायत की जगह ब्लॉक या तहसील स्तर पर लगाना चाहिए। ये जी जी। तहसील स्तर पर लगाना चाहिए, और ये लगभग 5,000 लीटर का एक पर डे प्रोसेस का प्लांट लगाना चाहिए, जिसकी कॉस्ट जो है, मतलब प्लांट और मशीनरी कॉस्ट लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आती है। और 1.5 करोड़ रुपए हमको वर्किंग कैपिटल में उसकी आवश्यकता नहीं, 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और अगर ये लगाते हैं तो ये आपको 4 साल में वापस मिल जाएंगे, और आपकी प्लांट खड़ा रहेगा वैसा वैसा। नहीं, जैसे हम सीधे जी, किसानों से गौमूत्र एक कलेक्ट करके सीधा आप तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहते हैं ऐसा? ऐसा हो सकता है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर संभव नहीं है, क्योंकि हमारा किराया इतना लग जाएगा। इसलिए हर ब्लॉक स्तर पर या अभी वर्तमान में जिले स्तर तक भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इतनी दूरी में किराया इतना लग जाएगा। इसलिए ये जिले स्तर पर काम करना चाहिए। अगर गुजरात में कोई है तो मैं उनका गोमूत्र कहीं से भी ले सकता हूँ, क्योंकि हमारा अभी जो 1,500 लीटर का प्लांट है उसको हम 5 जगह कर रहे हैं। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो हम अगले 2025 में 25 प्लांट खड़े करने वाले हैं गुजरात। और एमपी में भी कुछ प्लांट हमारे भूपेंद्र भाई साहब जी से मैंने निवेदन किया था कि हम 1-2 प्लांट एमपी में भी खड़े करेंगे। 2025 तक की हमारा एक संकल्प है, और वो पूरा करेंगे। आपके क्षेत्र में प्लांट लगाना हो तो हम लोग प्लांट की डिजाइन, मशीनरी, मशीनरी के साथ आपका माल कैसे बनेगा, कहाँ बिकेगा, वो सारी आपको मतलब वो तकनीकी दे सकते हैं पूरी पूरी। जी जी आदरणीय भाई साहब, धन्यवाद। और भी एक दूसरा काम और हो सकता है कि जब तक अपने क्षेत्र में प्लांट न लगे तब तक हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट आप अपने क्षेत्र में बेच सकते हो। जब प्लांट का आपके क्षेत्र में प्रोडक्ट बिकना अधिक लग जाए उसमें प्लांट डाल सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। जी, आदरणीय, जैसे आप जो एक गाय का पेशाब क्या रुपए लीटर में खरीद रहे हैं? 50 रुपए लीटर? नहीं, 5 रुपए लीटर अभी ले रहे हैं। 50 तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी संपत्ति मिल जाएगी तो हम आज 5 रुपए लीटर ले रहे हैं। 50 रुपए हम एक गाय को एक दिन में दे रहे हैं। जी 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 जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। और आगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर महाराष्ट्र से है, सादर आमंत्रित है। धन्यवाद बहन जी। आज के मुख्य अतिथि जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और जो मेरे मन में संभावनाएं थी, जो मैं इस सदन में भी 2-4 बार बोल चुका हूँ, उसी के संदर्भ में उन्होंने बात रखी, बहुत अच्छा लगा। मुख्य अतिथि जी, आप जो बता रहे हो उसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरह से देखता हूँ, कि जैसा आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन के हिसाब से, कि अगर प्रोसेसिंग प्लांट डालना है, और जो जैसा अपन कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, और उसके माध्यम से यदि किसी देहाती को या युवा को रोजगार हासिल करना है, तो कितना बड़ा प्लांट लगेगा, उसके लिए कितने गायों का गोबर यानी गौमूत्र लगेगा, इस तरह से यदि कुछ अध्ययन किया है तो वो बताइए। और उसमें स्पेशली कि जो गैया बछड़े देती ही नहीं, जिसको अपन भाकड़ गैया बोलते हैं, क्योंकि कत्तल खाने में जाने वाली ज्यादा से ज्यादा गैया वही है कि जो कुछ उपज देती नहीं, इसलिए उसको बेचा जाता है। तो सिर्फ अगर भाकड़ गैया जो कुछ देने वाली नहीं है, दूध भी देने वाली नहीं है, बछड़े भी देने वाली नहीं है, ऐसे 100, 200, 300 गौ माताओं को लेके
अगर हम ऐसा एक यूनिट डालना चाहे तो इस तरह का कोई अध्ययन किया है क्या, और उसका खर्चा कितना आएगा, जो हम जैसा बोलते कि भाई वो फिजिबल हो कि उसको एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी मिले, तो इस तरह का कुछ यदि अध्ययन किया है तो आप कृपया बताइए। धन्यवाद। जी जी, मैं भी करूँ। हमने मैं आपको पीपीटी भी डालूंगा बीच बाद में। हमने क्या प्राकृतिक मतलब ग्राम स्वावलंबन का यानी गांव के स्वरोजगार और स्वावलंबन का माध्यम ही गाय है। और मैंने गाय के लिए गोबर और दूध को बोनस ही कहा है। मात्र गोमूत्र के माध्यम से ही हम गौशाला और गांव को यानी कि हम जो प्लांट डालते हैं कम से कम 2000 गायों का प्लांट डालना चाहिए। और अपनी गौशाला का नहीं, केवल अपने हमने ये प्रयास करना चाहिए गौशाला नहीं बनानी है। जो गौशाला या गाय लोग रख रहे हैं उनको उनके पास से गोमूत्र लेना है। हम लोग अभी जैसे काम कर रहे हैं तो हमारे पास में एक गौशाला जहां 10,000 गाय है, हमने एक पायलट प्लांट खड़ा किया है, तो हम गौशाला से गोमूत्र नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो हमारे 35 परिवार है उन परिवारों को गाय गौशाला से दिलाई है जो दूध नहीं देती है, और उससे हम गोमूत्र ले रहे हैं। तो हमारा जो मेन जो लक्ष्य है वो यही है। जो हमारा एक भारत सरकार का एक कंसेप्ट था पहले, ड्राई डेयरी, जो गाय दूध नहीं दे रही है उसको पैसा कैसे देवें। हम भाई साहब, डॉक्टर साहब, आपसे निवेदन करना चाहूंगा मैं कि हम लोग आज 50 दे रहे हैं, लेकिन अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि 3 करोड़ रुपए का खर्चा है, वो उससे माध्यम से 8 रुपए दे सकते हैं। 8 रुपए यानी कि आपको 10 लीटर भी एक एडल्ट काऊ 16 से 17 लीटर गोमूत्र में देना करती है। मैं आधा मतलब छूट जाएगा, 50% भी लेंगे तो 8 से 10 लीटर गोमूत्र लेंगे, यानी कि 70 रुपया गाय एक गाय से हम गोमूत्र के माध्यम से दे पाते हैं। तो निश्चित रूप से उसमें आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, गांव में स्वरोजगार भी मिलेगा, गाय रखने वालों को पैसा भी मिलेगा, और जो प्लांट चलाएगा उसको भी पैसा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो 4 साल में पैसा रिफंड कर सके। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 4 साल में आपका पैसा वापस कर सकता है। आप अगर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप अहमदाबाद में, हमारी पूरी टीम है, हमारी पूरी फैक्ट्री है, आप एक बार आइएगा, देखिएगा, समझिएगा। ये टोटल 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें 1.5 करोड़ आपके प्लांट मशीनरी के हैं, 40 लाख का आपका बिल्डिंग का काम है, और बाकी इतना 1 करोड़ रुपए का आपका मार्केटिंग अवेयरनेस यानी मार्केट को खड़ी करनी पड़ेगी, उसका पैसा है। और ये 3 करोड़ रुपए आपको 4 साल में वापस मिल जाएंगे। पहला प्लांट के लिए, सेकंड प्लांट के लिए तो 3 साल वापस मिल जाएंगे, क्योंकि पहले प्लांट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम लोग प्लांट की पूरी डिजाइन कर चुके हैं। प्लांट कैसे अभी जो हमारे यहाँ लगा हुआ उससे भी एडवांस क्या हो सकता है, उससे भी कम से कम टेम्परेचर में हम लोग किस तरह से गोमूत्र में से पाउडर बना सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी डिजाइन हमारे पास में एकदम रेडी और तैयार है। आप जब भी चाहे हमारे साथ आ सकते हैं, पर्सनल में भी आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, प्लांट पे आ सकते हैं, देख करके बनाया जा सकता है। हम लोग पूरी तरह से आपको प्लांट लगाने में, प्लांट वायबल कैसे होगा उसको दिखाने में पूरी मदद करेंगे आप। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरा एक छोटा सा सिर्फ निवेदन है कि प्रोसेसिंग प्लांट बना जाए, वो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट अलग से बेचने के बजाय यदि हम प्रोडक्ट बनाते हैं और आपके माध्यम से बेचते हैं तो वो ज्यादा सुविधाजनक बनेगा। वरना किसानों की दिक्कत वही है, प्लांट खड़े कर देते, प्रोडक्ट बनाते, लेकिन मार्केटिंग में वो फेल्योर हो जाते हैं। तो मार्केटिंग कॉमन बनाया जाए, आपके जैसे बड़ी संस्था के माध्यम से बनाया जाए, तो ये जो आपका प्रवास है, प्रयास है, ये ज्यादा फिजिबल होगा, ऐसा हमें लगता है। धन्यवाद। इस विषय पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, और हमारी एक टीम जो एक सर्वे टीम जो है सब पूरा सर्वे कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि 4-6 महीने में ये भी इस पर भी पहुंच जाएंगे भी हम मार्केटिंग का पूरा इसका। जिस तरह से अमूल है, अपने अमूल को समझाओ तो अमूल के पास अपनी कोई डेयरी नहीं है, वैसा ही हम लोग एक सोच रहे हैं कि एक मार्केटिंग एजेंसी अलग बनाई जाए। उसके लिए अभी हम कार्य कर रहे हैं, आज हम रेडी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी हम आने वाले समय में इस विषय से भी आगे बढ़ लेंगे। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारे सदन में किसी भाई बहन का कोई सवाल है तो आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को पूछ सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं। सर, आपके यहाँ प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं? अभी जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें से हम लोग 4 प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के हैं, मतलब सॉइल कंडीशनर जिसको हम बोलेंगे। अगर मैं प्रोडक्ट का नाम बताऊंगा जो मार्केट में अवेलेबल है, धन भूमि करके हमारा प्रोडक्ट है, उसको सॉइल जमीन को नरम रखने का काम करेगा वो।
और दूसरा है पेस्ट रेपेलेंट, यानी कि जो पेस्टिसाइड है उसका ऑप्शन है, और तीसरा है ग्रोथ प्रमोटर, और चौथा है सीड ट्रीटमेंट के लिए जो बीजोपचार करते हैं। ऐसे 4 प्रोडक्ट तो ये एग्रीकल्चर के लिए हैं, और हमने 10 मेडिसिन बनाई हैं जो ह्यूमन के लिए है। ह्यूमन में मतलब आपके डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, इम्यूनिटी की कमजोरी है, आपके पाइल्स की प्रॉब्लम है, लेडीज में जो प्रॉब्लम होती है माहवारी की या फंगल प्रॉब्लम होती है, इस तरह की 10 टैबलेट, आपके जॉइंट पेन है, वो भी गौमूत्र से बनी है। तो गौमूत्र में वो क्या कौन सा द्रव्य काम करेगा वो भी आप विस्तार से चाहेंगे तो मैं बता सकता हूँ उसमें भी। जी, ये गौमूत्र जो कलेक्शन करते हो वो डायरेक्ट उससे होता है कि वो गौशाला से इकट्ठा होकर कोई होद में इकट्ठा होता है? नहीं, अभी हम मैन्युअली लेते हैं और डायरेक्ट लेते हैं, सीधा ले रहे हैं। सीधा झेलते हैं कटोरे में कुछ में, है ना जी बात? जी हाँ जी जी। जी धन्यवाद। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, मध्य प्रदेश से भाई साहब। जी ओम, तो उनको नमन। जो मेरा प्रश्न था वो सर ने कर दिया कि हम जो गोमूत्र करते हैं, पूछ रहा हम सीधे करते हैं या जमीन करके लेते हैं, एक प्रश्न ये था। और दूसरा, क्या आप युवाओं को कोई प्रशिक्षण देते हैं इस तरह का सर? ऐसी कोई योजना है? अभी तक नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये प्लानिंग हमारी है। जी हाँ, जी सर क्योंकि जी। हम लोग भी अभी पहले हमारा ये R&D प्रोजेक्ट चल रहा था, और हम पिछले 2 साल से ही इसको कमर्शियल मार्केट में लाए हैं। और अभी हमारी पूरी कल्पना है कि हम हमारा युवा जो किसान से लेकर के, मतलब 2 तरह के लोग, एक तो वैसे लोग जो इसको व्यापार करना चाहते हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देंगे, और जो वो लोग जो जी हमारी प्रोडक्ट पे अप्लाई करेगा उनको भी हम ट्रेनिंग देंगे। जी जी सर, जी सर, जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और आगे जी, एक हमारे सदन में किसी भाई ने सवाल किया था कि जो आपने बताया पोटैटो के बारे में, तो जी उसके लिए गोमूत्र ही बेहतर है। तो उसमें आप एक बात बताइए कि जो मार्केट में या किसान का जो पोटैटो हो वो हरा पड़ता है, तो उसकी वजह थोड़ी सी बता दीजिए। हाँ, ये भी जो है ना हरा पड़ता है, वो भी उसका कारण है कि उसको पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। जो पोटैटो हरा रहता है पूरा, मतलब एकदम पकता नहीं है, ये अपने को देखिए कच्चा टमाटो, ये भी कारण है कि उसकी सॉइल जो है ना, सॉइल में जो बैक्टीरिया है वो आपके डीएपी और यूरिया का जो बाइंडिंग मटेरियल उससे उसको बंद किया है, उसको पूरा एयर स्पेस नहीं मिला। जमीन को भी, जमीन है ना, जमीन में हम कोई भी धान निकालते हैं, धान के जमीन के जो दाने हैं, ग्रेन्यूल्स है, ये ग्रेन्यूल से बाइंड हो जाता है ना, तब उसको एयर स्पेस नहीं मिलता ऊपर के हवा लेने का, और उसका कारण डीएपी यूरिया की अधिक यूज है। तो अगर डीएपी यूरिया के यूज कम करेंगे और उसमें गोबर खाद डालेंगे तो उनका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी ये। और मैं पोटैटो वालों को विशेष कहूंगा कि पोटैटो का बोने से पहले सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। हमारे एक प्रोडक्ट है गौमूत्र का, आप अगर चाहेंगे तो मैं आप वहां भी बना सकते हो इस गौमूत्र को, लेकिन वहां बनाने में आपको दिक्कत आएगी। हमारे प्लांट पे आके देख सकते हो। सीड ट्रीटमेंट जरूर करेंगे। सीड ट्रीटमेंट करने से आपको जो जमीन की जो आपको ये कच्चापन रहता है, यानी कि कच्चापन रहने के कारण एयर स्पेस जमीन को नहीं मिल रहा है, हवा का जो सर्कुलेशन वहां नहीं बैठ रहा है, क्योंकि जमीन ग्रेन्यूल्स है उसमें बाइंड हो गई है। बाइंड होने का कारण है डीएपी यूरिया, या आप सुपर सल्फेट या एसएसपी सुपर पोटास जो यूज करते हो वो ज्यादा मात्रा में यूज कर लिया है। और वहां कार्बन कार्बन जो हमारे देश, पूरे देश में जमीन का जो कार्बन है वो 0.23% ही है, जबकि हम अच्छी हम फर्टिलाइज लैंड अगर कहेंगे तो उसमें 1% तो चाहिए। और फॉरेन में, यानी कि नेदरलैंड आज हमारे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में जो आगे हैं, तो उसमें 2% कार्बन जमीन में रहता है। तो कार्बन कहां से आएगा? कार्बन आपका ये एग्रोवेस्ट या गोबर से ही आएगा। तो आपकी जमीन में गोबर की मात्रा कम है और रासायनिक खातर ज्यादा, यानी कि जो मात्रा से ज्यादा पड़ रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सोचिएगा। जी जी ओम सर, एक और प्रश्न है मेरा। सर, जैसे हम लोगों को अभी ये बताया गया था कि जो नर्मदापुरम मध्य प्रदेश और हरदा, यहाँ पर बहुत ज्यादा तवा बांध के कारण जमीन बहुत कठोर हो गई है सर, और लगभग 35 साल से खाद डाला जा रहा है।
तो इस जमीन में जो रासायनिक तत्वों की मात्रा बढ़ी है वो हार्डनेस बढ़ी है, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? मैंने पहले ही बताया कि जैसे भाई साहब ने अभी पहले क्वेश्चन था कि हमारा पोटैटो गढ़ा हो रहा है, तो उसका मूल कारण यही है कि आपकी जमीन में मतलब ओवरडोज, रासायनिक खाद का ओवरडोज आ गया है, जिससे एयर स्पेस जमीन को मिलनी चाहिए, जो अंदर बैक्टीरिया है, जो अंदर कल्चर है, उसको सांस लेने का जगह नहीं मिल रहा है। तो अब इसका समाधान क्या है? हम आज का आज उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके साथ में जो ऐसे हमारे ऑर्गेनिक मैन्यूर्स है, यानी कि आप कंपोस्ट खाद है, गोमूत्र है, ये उसके साथ में डालना शुरू कर दो, और धीमे धीमे आपके रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, इसको कम करना शुरू करो। पेस्टिसाइड तो आप 100% आज एक ही बार में बंद कर सकते हो। मैं एकदम आपको दावा क्लेम कर सकता हूं, लिख के दे सकता हूं कि आपकी पेस्टिसाइड के बिना अगर क्रॉप आपका कम होवे तो आप मेरे से पैसा ले जाना। ऐसा मैं आपको, मतलब आप चाहो तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, लेकिन उसमें आपको गोमूत्र जी के जो ओम प्रोडक्ट है सर, उसको यूज करना पड़ेगा। जी ओम सर, जैसे हम अभी हमारे यहाँ धान की फसल आ रही है, अभी मूंग निकल गई, मूंग में तो बहुत अधिक पेस्टिसाइड का उपयोग, मतलब बोरोजन का उपयोग हुआ है, पर अब जो धान आ रही है इसमें हम क्या आपके प्रोडक्ट का उपयोग करके धान को पेस्टिसाइड मुक्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि अपना जो गोमूत्र का प्रोडक्ट है ना, जैसे सामान्य जो आजकल बाजार में बैक्टीरिया के नाम से बहुत सारी चीजें आती हैं, तो बैक्टीरिया और केमिकल मिक्स होगा तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। लेकिन अपनी जो गोमूत्र की प्रोडक्ट है वो आपको प्रारंभ में करना क्या चाहिए ऐसे स्थानों पर, क्योंकि बहुत सारे देश में ऐसे स्थान है जहां इतनी मात्रा में रासायनिक खादों का उपयोग हुआ है कि हम लोग एकदम से उसको बंद भी नहीं कर पा रहे। तो उससे क्या करना चाहिए, आपको फर्स्ट डे से 50% फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को बंद कर दो, मतलब 50% कम कर दो। उसके साथ में आपका जो 50% का पैसा कम हो रहा है, मान लो आप 100 रुपए की चीज यूज कर रहे हो और आपने 50 रुपए का कम कर दिया, तो जो 50 आपका सेविंग हुआ उसमें से 25 रुपए का प्रोडक्ट मैं हमारा नहीं कहूंगा, ये प्रोडक्ट आपका, ये आप अपने घर में बना सकते हो, ये प्रोडक्ट 25 रुपए का उसमें ऐड कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपकी जमीन को जो साइड इफेक्ट हो रहा है आपके केमिकल के माध्यम से, एक तो केमिकल का प्रोपोर्शन आपका 50% हो गया, और जो केमिकल के रिएक्शन आ रहा है वो रिएक्शन खत्म हो जाएगा, और आपकी जमीन धीमे धीमे नरम, यानी मॉइस्चराइज जमीन होती शुरू हो जाएगी। इसलिए आप केमिकल फर्टिलाइजर का 50% यूज बंद कर दो आज से ही। 1% आपकी इल्ड कम नहीं होगी, यानी आपका जो उत्पादन है वो कम नहीं होगा। ये मैं एकदम आपको दिखा सकता हूं हमारे फार्मर को कि भाई ये इन्होंने ऐसा किया है, और पहले वर्ष 50% कम करे तो सेकंड मतलब दूसरे वर्ष आपको इसमें 50 वाला 60-70 ऐसा करके संपूर्ण रूप से इसको खत्म कर सकते हो। लेकिन एकदम से पहले वर्ष से 100% कम कर लेना, ये हमारे साथ अन्याय इसलिए होगा कि हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारा उत्पादन किसी प्रकार से कम हो, उत्पादन भी पूरा होना चाहिए जी और जमीन में दर भी कम होना चाहिए। और ये हमने प्रैक्टिकली देखा है कि 50% अगर हम डीएपी, यूरिया, यानी कि ऑल केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड जो भी आप यूज करते हैं, वो टोटली 50% बंद करके साथ में इसको ऐड कर दो, तो आपका पैसा भी कम लगेगा, आपकी जमीन भी अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जी जी सर, जी सर, जी ओम सर, धन्यवाद सर, जी ओम, नमन। जी धन्यवाद भाई साहब। और हमारे मंच पर 2 हैंड राइज हुए हैं, फिर भी हम बाद में लेंगे, और आगे हम आदरणीय पवन कुमार सर को हम सादर आमंत्रित करते हैं। तो आदरणीय पवन कुमार सर। जी धन्यवाद रंजना जी, बहुत सुंदर। आज के मुख्य अतिथि देवराम जी का अभिनंदन, बहुत सुंदर आपने बात कही। और इस गौमूत्र और गौ आधारित जो उद्यमिता विकास का कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बधाई। न केवल आप कर रहे हैं बल्कि इसका विस्तारीकरण करने की भी सोच रहे हैं, तो इसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि इसी तरह से छोटे छोटे उद्यम लगा करके शायद इस देश के जो बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि कृषि क्षेत्र में, और आपने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो आपने दवाइयों के बारे में बताया है, इस विषय पर भी थोड़ा सा अगर समय मिलता है, आज नहीं तो फिर कल, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं, तो उन दवाइयों के बारे में, उनका प्रभाव क्या रहता है, उसका उपयोग कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं, और उसमें क्या सावधानियां हैं कृषि कार्य में भी और मानव स्वास्थ्य के लिए भी, जो आप जो दवाइयाँ बना रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी मिले कि किस प्रकार से उसका
जो आपने प्रभाव देखा, आपने किसी लैब से भी उसकी टेस्टिंग कराई होगी, तो इन सब विषयों पर भी अगर आप जानकारी हमें देंगे तो सभी लोग मतलब इससे लाभान्वित होंगे। और इस कृषि और इस गौमाता आधारित उद्यमिता पर सरकार की तरफ से भी अगर कोई ऐसी सुविधा दी जा रही हो किसी भी विभाग के द्वारा, तो उस विषय पर भी अगर हम चर्चा करते हैं तो बहुत सारे हमारे किसान उसके प्रति और उद्यमिता की तरफ जो जाना चाहते हैं उससे लाभ ले सकते हैं। तो यही निवेदन है और बहुत सुंदर वार्ता, बहुत सुंदर हमारे। एक और चीज मैं जो पूछना चाहता हूँ ये है कि वैसे हमने कई बार इस पर चर्चा की है, वो ये है कि देसी गौ माता वर्सेस जो बाकी जो गौ माता है उसके जो उसका जो गौमूत्र और गोबर जो भी निकल रहा है उसमें साइंटिफिक रूप से कितना अंतर प्रस्तुत होता है, चाहे बैक्टीरिया की संख्या हो, चाहे कुछ और तत्व हो, न्यूट्रिएंट की जी कारण केवल हम के अलावा ही क्या कारण है, हम ही क्या उसका कारण है, या इसमें और भी कारण होते हैं जिसकी वजह से ये होता है? और क्या अगर गौ माता को अगर केवल स्टॉल में ही फीड किया जाए तब भी क्या उतने ही गुण होंगे, या उसको चारागाह में छोड़ दिया जाए और वो जंगली वनस्पति वगैरह अगर उपयोग करे तो उसमें और उसमें क्या अंतर होगा? ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिसके बारे में आप बताएंगे। आज अगर समय कम हो जाएगा तो कल भी हम वार्ता को कर सकते हैं। जी धन्यवाद, नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, इसके विषय में आपको बता दूं मैं आपको कि जैसे गोबर की बात करते हैं हम, तो हमने कई एकेडमिक इंस्टीट्यूट में ये देखा है कि गाय के गोबर में जो आपके बफेलो का मतलब भैंस का जो गोबर है, उस 1 ग्राम गोबर में करीब 1.5 करोड़ बैक्टीरिया है। और आपका जो क्रॉस ब्रेड है, संकर गाय, क्रॉस ब्रेड गाय जो एचएफ वगैरह है, इसके 1 ग्राम गोबर में करीब 70 से 80 लाख बैक्टीरिया है। अब आप देखिएगा, हमारी जो देशी गाय है, हमने बहुत सारे अलग अलग नस्ल की गायों को भी टेस्ट करवाया, उसमें 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ बैक्टीरिया है। ये गोबर की बात हुई, ये बहुत बड़ी चीज है, इसमें और भी हम आगे बात करेंगे, आपका समय होता होगा मेरे हिसाब से। और जब मैं गोमूत्र की बात करूं तो गोमूत्र में अपने भारतीय देशी नस्ल का जो गाय है उसमें करीब 5100 कंपाउंड है अलग अलग प्रकार के। और मैं उस बात को एक तरफ रख लेता हूं, तो उसका जो गोमूत्र का टीएस है, टोटल सॉलिड है, वो सॉलिड भी आपके क्रॉस ब्रेड और बफेलो की अपेक्षा हमारे देशी गाय के गोमूत्र में सॉलिड यानी 3% है, और आपके क्रॉस ब्रेड में लगभग 1.5 के आसपास है, और बफेलो में 2 के लगभग है। यानी कि ये मैं सिंपल सी प्रॉपर्टी देखूं तो भी बहुत फर्क है। अगर साइंटिफिकली मैं इसमें जाऊंगा तो बहुत बड़ा अंतर है। कभी अवसर मिला तो उस विषय में अपन बात कर सकते हैं। जय माता। जी धन्यवाद सर। आगे आदरणीय शरद भैया। साला बहुत ये मुखतिथि ने बहुत इम्पोर्टेंट बताई है। मैं मुखतिथि से चाहता हूँ कि वो जैसे गाय वगैरह बीमार होती हैं तो उनमें से वो रख रखाव से करते हैं। दूसरा ये कि जो गाय उन्होंने रखे हैं जो दूध पीओ रहे हैं साथ इस गाय का वेट। थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी 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 रख मैं पूछना तक का रख करते हैं उनका वो किस टाइप है? जी हो। वैसे आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं हुई, लेकिन मैं आपको जो सुनाया मैंने, गाय एक स्वच्छता प्रिय प्राणी है। गाय एक स्वच्छता प्रिय प्राणी है, इसलिए गाय जहां भी रखा जाए और वहां उसको उसका स्थान स्वच्छ रखा जाए, उसके पानी का स्थान भी हर तीसरे दिन उसको साफ रखा जाए, उसके समय पर वैक्सीनेशन भी करने चाहिए एफएमडी वगैरह के। और अभी उससे पहले मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था कि गाय घर एक जगह खड़ी हुई अच्छी रहती है या जो चारागाह में चरती है। वैसे चारागाह में चरती है, वने वने चरते, ऐसा एक विषय भी है। जो गाय जितनी ज्यादा घूमेगी, ज्यादा चरेगी, जंगल में घास फूस खा के आएगी, वो उतनी ज्यादा स्वस्थ भी रहेगी और उतने ही अच्छे उसके प्रोडक्ट भी होंगे। इसलिए गाय को एक तो उनका स्थान स्वच्छ रखें,
उनको समय पर अच्छा खुराक दें, अधिक मात्रा में उनको कभी भी अनाज वगैरह नहीं खिलावें, उसकी जो एक समय सीमा है, उसको हरा घास, सूखा घास, यानी कि उसका एक रेशो है, कार्बोहाइड्रेट, आपके फैट, प्रोटीन, क्या प्रमाण है, वो बहुत सारे हैं, वहाँ के कोई वेटनरी डॉक्टर है, उससे सलाह भी ले सकते हो आप इस विषय में। और विशेष ध्यान रखना है कि गाय स्वच्छता प्रिय है और वो प्रेम की प्रतिमूर्ति है, ममतामयी है। गाय को केवल घास ही नहीं, घास चारा ही नहीं, केवल खुराक ही नहीं, उसको आत्मीयता की आवश्यकता है। उसके गाय के पास जाइए, उसके ऊपर हाथ फेरिए, उससे प्रेम करिए, ये प्रेम की प्रतिमूर्ति है, संवेदनशील गाय है। गाय को समझने का प्रयास कीजिए, उसके पास जाइएगा। बहुत सारे विषय हैं, आप ज्यादा इसमें गाय के स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो वह किसी वेटनरियन से सलाह ले सकते हैं, या कोई विशेष डिसीज भी आप बताएंगे तो मैं उस विषय में क्या करना चाहिए बताऊंगा। हमारे भी एक पूरी वेटनरियन टीम है हमारे साथ में जो काम करती है। कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जो वहां सोल्व नहीं होती है तो आप विशेष डिसीज को लेके बात कर सकते हैं। जी जी धन्यवाद। ये से इकट्ठा सर, आपकी आवाज कट रही है, मुझे साफ नहीं आ रही है। जी धन्यवाद आदरणीय गाय के लिए आवाज क्लियर नहीं हो रही सर। सर जी जगह बदल दीजिए, सर जी जगह बदलिए। जी सर, बदल दी सर। जो गाय के लिए पशु आहार होता है, हम लोग साइलेज बनाते हैं, आपको बताएं 10,000 कुंटल। हाँ हाँ हाँ। देखो साइलेज भी अच्छा होता है। आहार कैसे इकट्ठा? नहीं ऐसा है, आप साइलेज अच्छा होता है। कैसे? अभी भी आवाज में क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको टेक्निकल जवाब देना है। वैसे साइलेज अच्छा होता है, साइलेज खिलाना चाहिए। और आपकी जब कैटल फीड की बात आती है तो कैटल फीड प्रमाणित जगह से लेना चाहिए, क्योंकि कैटल फीड में अभी आजकल कैल्शियम के नाम से बहुत सारा कचरा डाल देते हैं अंदर, इसलिए हमको प्रमाणित संस्थाएं हैं उनसे लेना चाहिए। और साइलेज आप खिला सकते हो अच्छी तरह से, और प्रयास ये करो कि हरा और सूखा चारा एक प्रमाण में दिया जाना चाहिए। केवल सूखा चारा ही देना ठीक नहीं है, केवल हरा चारा ही देना ठीक नहीं है। हाँ, एक मौसम विशेष में हम हरा चारा अकेला दे सकते, सॉरी सूखा चारा अकेला दे सकते हैं, लेकिन केवल हरा देते हो तो साथ में थोड़ा सूखा चारा भी देते रहना चाहिए। और जहां कैटल फीड की बात हो तो कैटल फीड प्रमाणित संस्था के लेना चाहिए, या हमें घर में भी बना सकते हैं। आपके ग्वार, मकई, जौ, इन सबको मिला करके घर में सबको पता ही है, गाय को रखने वाले जो हमारी माताएं हैं उनको हमसे कई गुना अधिक ज्ञान है कि उनको क्या खिलाना चाहिए। जी जी हाँ जी धन्यवाद आदरणीय मेनपाल जी को। जी आदरणीय मेनपाल भाई साहब हरियाणा से है, सादर आमंत्रित है। उनको मेरा ओम प्रणाम, जय गौ माता की, वंदे मातरम। जो बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है आज कहती थी ये बात तो गाय के गोबर मूत्र से बनाते हैं क्या? जो कंपनियां जो लगा रखी थी तो हमारे क्या हरियाणा में भी है? मैं सार हरियाणा से बोल रहा हूँ, बताओ कैसे निवेदन है। वैसे हरियाणा में हरियाणा काम कर रहा है। अब आवाज आपकी कर रही है। हाँ जी, आवाज मुझे साफ क्लियर नहीं हो रही है। अब आएगी सर। मेरी आवाज आ रही है अभी? नहीं, अनम्यूट हो गए हैं, अब आएगी। आप हाँ, बस हरियाणा गौसवा आयोग और हरियाणा सरकार भी इस पे काम कर रही है। डिटेल में आप चाहेंगे तो कभी जो श्रवण कुमार जी है वहाँ के हरियाणा गौसवा आयोग के चेयरमैन, अभी मुझे मिलना हुआ था उनके साथ में। तो हरियाणा गौसवा आयोग अच्छी एक रिसर्च कर रही है, गाय के ऊपर काम भी कर रही है। उन्होंने हमसे कहा था, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि हमारी जहां भी आवश्यकता हो हम आपके साथ जुड़ करके काम करेंगे। और हरियाणा में हमें आना भी है, हम लोग शायद जून के अंत में या जुलाई फर्स्ट वीक में हरियाणा का प्रवास हमारा रहेगा। तो उस समय अगर किसी गौशाला मिलना हो, हम लोग गौसवा आयोग के साथ कुछ मिलके काम करने का एक मन बनाया हुआ है हमारा।
और गोस्वामी आयोग की एक अच्छी टीम भी है जो वहाँ रिसर्च भी करती है, तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। जैसे अभी बताया कि हरियाणा में क्या हो रहा है, हरियाणा में वैसे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्या-क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है। जी हाँ सर। तो सर आप जून के अंत तक आना चाहोगे, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो आपसे आपका मैं नंबर रंजना बहन जी से ले लूंगा और आपसे जरूर मिलूंगा। देवराम जी, धन्यवाद। जी जी धन्यवाद आदरणीय मेनकल भाई साहब। और आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, सादर आमंत्रित है। जी आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब, सादर आमंत्रित है आप। आप आभार करवा दीजिए, आवाज हमारी कट रही है। जी आदरणीय दिनेश शेमवाल भाई साहब, सादर आमंत्रित है आप अपनी बात रखिए और बात के साथ सभी का आभार भी। जी आदरणीय दीजी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चर्चा चली और मैं कुछ चर्चाएं शुरुआत की नहीं सुन पाया क्योंकि मैं थोड़ा रिमोट एरिया में था जहाँ पे नेटवर्क नहीं था। लेकिन अन्य जो चीज़ मैंने छोड़ दी वो हमारा रिकॉर्डिंग भी हो रही है और मैं भी सुनूंगा और अन्य किसान भाइयों को भी सुनाऊंगा। और जो चर्चाएं मैंने सुनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में हमारे जो आर्थिक स्वावलंबन के लिए गाय का कितना महत्व है और इस क्षेत्र में उद्यमिता विकास किस तरह से स्थापित हम कर सकते हैं, ये आज के हमारे मुख्य अतिथि जी ने एक बताया। और इसी संदर्भ में आदरणीय भूपेंद्र जी शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय बहन तक पहुंचाया, उनका संपर्क। हालांकि ये संपर्क 2 महीने हो गए, लेकिन आदरणीय हमारे व्यस्त भी थे और आज संयोग बना कि आप आए हैं। और जैसे आदरणीय पवन सर ने भी निवेदन किया है कि समय हो तो हम कल भी आपको सुनना चाहेंगे आदरणीय, और या फिर जी बढ़िया नहीं कर सकते, बढ़िया। कल भी बात कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, कोई विषय रहेगा तो। जी जी जी, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस दिशा में अलग अलग गौ सेवक, गौपालक और भी जुड़ेंगे तो उनको भी मार्गदर्शन मिलेगा और उनके अनुभव भी साझा होंगे कल। साथ ही क्योंकि हम आपको सहसा धन्यवाद देने में मेरे ख्याल से मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि जो आप कार्य कर रहे हैं वो सीखना, समझना और आगे बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य भी है और आवश्यकता भी। और नहीं, हमने आप ऐसा कुछ समझा नहीं जी है। आप जी लोगों की शक्ति के कारण ही, आप लोगों के स्नेह और प्रेम और आशीर्वाद के कारण ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। जी आदरणीय। और आप इस योगाहार मंच पर और योगाहार परिवार के सदस्य के रूप में आप यूं ही जुड़ते रहिएगा, ये निवेदन भी आपसे है। और आप को सभी योगाहार सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत नमन है, अभिनंदन है कि हम पुनः आपको सुनेंगे, जुड़ेंगे और आपके साथ सीखने, समझने और साझा करने के, अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर मिलेगा। और आज के हमारे जो योग शिक्षक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में से मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी सदस्यगण, पतंजलि उसकी शाखाएं उपशाखाएं से जुड़ने वाले आदरणीय सदस्य, आदरणीय अशोक पटेल जी, अशोक पटेल जी के साथ भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, भूपेंद्र शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे मुख्य अतिथि जी को जोड़ा है। श्री बन्ने सिंह जी, और हमारे आज के मुख्य अतिथि जी देवराम पुरोहित जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, कल्पना खोसले जी, मणिपाल खुदा जी, नित्यानंद साबले जी, ओंकारनाथ सी, रमेशचंद मेहरा जी, राम कृपाल पटेल जी, रूप सिंह राजपूत जी, सागर रावले जी, तुलाराम पटेल जी, उमाशंकर जी, विनोद भट्ट सर, डॉक्टर विनोद भट्ट सर, और साथ में योगाहार रिकॉर्डिंग की टीम, और साथ में मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय रंजना बहन जी, और
आदरणीय पवन सर जी, साथ में जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जो लेफ्ट हो गए हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी मिलकर के पुनः कल इस मंच पर जुड़ेंगे और इन कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आज के मुख्य अतिथि कल भी हमारे साथ रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश भाई साहब आपका भी। और आज के हमारे मुख्य अतिथि को जोड़ने के लिए आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे मुख्य अतिथि को मनपूर्वक धन्यवाद, आप आए और हमारे सदन में अपना अमूल्य समय दिया। और आप कल भी अगर समय मुझे लगता है दे रहे हैं हमारे इस मंच को, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी आपका भी खूब खूब। कल सुबह मिलते हैं योगाहार कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जय गौ माता। जी। तुलाराम जी ने हैंड रेज किया है। तुलाराम जी क्या कहना चाहते हैं? जी तोलाराम पटेल भाई साहब, आपने हैंड राइज किया है ना? कल चीफ गेस्ट महोदय का पुनः रहेगा और यूनिट कैसे लगा सकते हैं इस पर विशेष, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और अधिक से अधिक किसान भाई जोड़ें। यूनिट हम कैसे लगा सकते हैं, कितनी लागत रहेगी, क्या करना पड़ेगा, इस विषय पे अगर चर्चा हो जाएगी तो बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा। अपन कल करेंगे ना, कल इस विषय पर, सबका समय भी हो रहा है, सभी लोग लेफ्ट भी हो रहे हैं, कल विषय और लेंगे इसका। आज का समापन करते हैं, कल मिलते हैं जी। ओम।